आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया जारी किया गया है, हमारा तासुर यह है कि उसका मुखातिब, उसके अंदर बाकी तफसीलात भी हैं, लेकिन उसका जो मेन फोकस है वो एक नुक्ते के ऊपर है और वो है अकाउंटेबिलिटी। और हमारा ख्याल ये असेसमेंट है हमारी कि उसका मुखातिब एक ही शख्स है जिसका नाम है जनरल फैज़ हमीद, फॉर्मर DG ISI। और उनके ऊपर 2 केसेस बड़े बताए गए थे ऑफिशियली। एक जो टॉप सिटी का केस है, ज़मीनों को हथियाने का और उस फैमिली के ऊपर जुल्म करने का मामला, ये 2017 का केस है। और दूसरा मामला जो ऑफिशियली बयान नहीं किया गया लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट जो उनकी सरगर्मियाँ थी वो उनके ऊपर एक चार्जशीट है। और हमारा ख्याल यह है कि वो 9 मई का केस है। और जिन लोगों से भी हमने बात की उसकी तफसील लेने के लिए, तो इस बात की तस्दीक होती है कि 9 मई का ही केस है, जिसके नतीजे में उनके ऊपर ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। अब फ़ौज ने आज एक एलामिया जारी किया है, पहले मैं उसको आपको बता दूँ, फिर अकाउंटेबिलिटी के मामले में कुछ जो जनरल्स की जायदादों की तफसील छपी थी और जिन लोगों ने तफसील छापी थी उनके साथ क्या कुछ होता रहा और अभी भी हो रहा है, वो भी एक लहदा से एक कहानी। आई होप कि अगर मौजूदा आर्मी चीफ उन लोगों से ये पूछें कि उनके साथ किस किस ने जुल्म किया, ये ख़बर छापने के बाद उसमें जनरल शफात शाह की छपी, जनरल आसिम बाजवा की छपी, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा उनकी छपी, मेरे ख्याल में इसके भी अलावा 1-2 लोगों की छपी। और जिस की तफसील छपी थी उसके बाद या वो जर्नलिस्ट या जिस मुतलका अदारे से कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन का शक भी होता था, शायद वह भी गुजर गया कि इस जगह से जा सकती है, वो बंदा उठा लिया जाता था, बजाय इसके कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि भैया तेरी जायदाद कोई नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से हैं या बियॉन्ड योर नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो बंदा उठा लो जिसने खबर छापी है। तो मेरा ख्याल है कि फ़ौज जिस दिन इस मामले में खुले दिल से, फ़राख दिली से तहकीक करने लग गई, उस दिन पाकिस्तानी फ़ौज से मजबूत अदारा और कोई होगा ही नहीं। जो जनरल फैज़ का भी टॉप सिटी वाला मामला है, ये मई 2017 का वाक़या, उस वक्त ये DGC थे और इनके ऊपर DGI भी थे, जनरल नवीद मुख्तार थे आई थिंक उस वक्त, और उस वक्त आर्मी चीफ भी होंगे। तो क्या उन सारों की नज़रों से उजलता ये वाक़या किसी को पता नहीं चला कि DGC ने सारा कुछ कर लिया, ज़मीन ले ली, फैमिली को मारा पीटा, अगवा कर लिया, उनसे घर से जाके चीज़ें, सोना, नकदी सब कुछ ले लिया, उनकी ज़मीनें अपने नाम करवाने की कोशिश की, किसी को नहीं पता चला। और अगर नहीं पता चला तो फिर ये सिस्टम के फ्लॉ की निशानदेही करता है। जो आज स्टेटमेंट है पहले मैं वो पढ़ दूँ, फिर प्रोग्राम में आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और हर फ़र्द की पेशा वराना महारत और वफ़ादारी सिर्फ़ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। ये दुरुस्त बात है, इसके अलावा किसी के साथ हो ही नहीं सकती। ये उनका बेसिक जो फेथ कह लें उनका, वो भी इसी के अंदर है, अकीदा जो है हमारा वो भी इसी में, और हल्फ भी यही है कि वो पाकिस्तान की खातिर जो जान कुर्बान करनी है। फ़ौज का एक मोटो भी है और इसी मिशन की खातिर हर शख्स गोली सीने पे खाता है। वैसे जान देनी मुल्क के लिए आसान नहीं होती जब तक कि आपके अंदर वो मोटिवेशन ना हो। दूसरा मामला जो जिसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं कि पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़म, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, पावरफुल स्टेटमेंट है। पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़म से एक मजबूत और कड़े, रिगरस अकाउंटेबिलिटी अंग्रेज़ी में उन्होंने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक मजबूत और कड़े एहतसाब के ज़रिए अपनी अक़दार की पासबारी करती है। अब ये मामला ऐसा है कि जहाँ पे मैंने जो इब्तदाइया में कुछ लोगों का जिक्र किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी फ़ौज के अंदर वो एक दिन मौका आएगा कि जिसके मुतल्लिक़ भी वो एक अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं लिविंग बियॉन्ड योर नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, आपका लाइफस्टाइल ऑडिट किया जाता है कि आपकी आमदन तो महीने की 4 लाख है, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है महीने का या जो आपकी जायदादें हैं वो साबित करती हैं कि आप हो सकता है 50-60 लाख रुपये महीने का कमाते हो। ये अगर ऐसी किसी के ऊपर चार्जशीट आ जाए तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़िम्मेदारी बन जाती है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ख़ुद जनरल फैज़ का केस उसके अंदर सबसे पहले फॉल करता है, क्योंकि ये मैंने दोबारा कह रहा हूँ कि ये मामला टॉप सिटी वाला मई 2017 का है, ये रिसेंट वाला अक्रेंस नहीं है। फ़ौज में किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं है। ये एक वो सुर्ख लकीर जिसे कहते हैं ना, सुर्ख लकीर, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है आज फ़ौज की, तो सुर्ख लकीर कह दीजिए कि आज फेरी गई है कि कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। फ़ौज में किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं है। फ़ौज में कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद अदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फ़र्द एहतसाबी अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। ये इसको रीअसर्ट किया है अपनी पहले वाले बयान को। तो मुझे लगता है ये है कि जनरल फैज़ वाला मामला 9 मई में अगर वो ऑफिशियली चार्जशीट कर दिए जाते हैं, जो हमारा ख्याल है कि उसी तरफ ये केस जाएगा, तो फिर इमरान का केस ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी है कि अगर वो PTI को असिस्ट कर रहे थे, ये जिन लोगों से हमने बात किया है एटलीस्ट उनसे हमें तासुर यही मिलता है कि अगर वो PTI को 9 मई के वाक़े में असिस्ट कर रहे थे कि यहाँ जाके एहतजाज करना चाहिए, तो शायद एक चार्ज तो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर लग रहा होगा, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा इमरान खान जो उस पार्टी के सरबराह थे उनके ऊपर आयद हो रहा होगा। शायद उसी चीज़ को एंटीसिपेट
करते हुए आज इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त भी डाली गई है कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल के लिए या उनको फ़ौज के हवाले मिलिट्री ट्रायल के लिए ना किया जाए। ये पेशबंदी मुझे लगती है क्योंकि जिस दिन से जनरल फैज़ का मामला सामने आया है, कुछ हमें अडयाला के अंदर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी नज़र आई है। कुछ जर्नलिस्टों की एक्सेस रिस्ट्रिक्ट की गई है, कुछ वहाँ पर पुलिस के लोग या जेल का जो अमला था उसकी तब्दीलियाँ सामने आई हैं, कुछ को गिरफ़्तार कर लिया गया और कुछ दबाव का शिकार भी नज़र आए हैं PTI वाले। फिर वो जलसे का जो इल्तवा था उस दिन इनकी इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्शन भी हुई, इन्होंने गुंजाइश भी पैदा की और फिर 8 सितंबर की इनको तारीख भी मिली। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि PTI एंटिसिपेट भी कर रही है और शायद उम्मीद भी कर रही है कि इनकी किसी मौके के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू हो जाए। लास्ट लाइन जो मैं इसकी हाईलाइट करना चाहूँगा, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर जो इकदाम हैं उसके ऊपर आज दोबारा जिक्र किया गया है कि कौमी साइबर स्पेस जो है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करना, वो भी एक कौमी सलामती का मसला है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आप इंटरनेट बैठा के अगर कुछ काम करना चाहें तो ये अक्लमंदी नहीं है। ये जिन लोगों ने ये काम किया है उसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, इन सारों को एक्शन लेना चाहिए। हमारे मुल्क की इस वक्त बका जो सर्वाइवल है वो बरामदात के ऊपर है। आज बहुत अच्छा नंबर आया है जो अगस्त के महीने का है, 18.9% बरामदात में इजाफा है। लेकिन आप जो बरामदात में इजाफा एंटिसिपेट कर रहे हैं पूरा पाकिस्तान मेरे समेत, और मेरे ख्याल में SIFC के अंदर भी जितने लोग बैठे हैं सबको इस बात के ऊपर कन्विक्शन होगी कि वो एक ही सेक्टर है जो आइंदा 10 सालों में आपको $10 अरब या $15 अरब कमा के दे सकता है, और वो है IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज, जहाँ $3-4 अरब हम कमा रहे हैं ऑफिशियल चैनल से, $1.5-2 अरब ऑफिशियल चैनल से आता है। तो अगर हम इंटरनेट बंद करके ये सोचते हैं कि IT इनेबल्ड सर्विसेज हमें $4 अरब कमा के देंगी तो फिर खाम ख्याली हमारी, हमें इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम करके इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। आज़ाद साहब, जो ISPR का स्टेटमेंट है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वाले इशू के ऊपर बहुत फोकस है और हमारा तो यही राय है कि ये जनरल फैज़ वाले मामले की वजाहत है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, हम तो हमेशा काले कोट वाले हमेशा इस चीज़ की डिमांड करते रहे कि हर इदारे के अंदर हर शख्स का एहतसाब होना चाहिए। ये तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है, लेकिन हमारी इसमें इन एडिशन टू दैट हमारी डिमांड है कि इसके अंदर जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, जिसके अंदर है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नोबडी इज़ अबव द लॉ, वो इन ट्रू सेंस जो है ना वो अप्लाई होना चाहिए। उसकी रीज़न ये कि अगर आप पिक एंड चूज़ करेंगे ये ठीक है ये ठीक नहीं है तो ये एहतसाब नहीं है। हम कहते हैं कि बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर बिल्कुल आप जाएं और जो शख्स अपने उसमें रहा है या उसने मिस यूज़ ऑफ लॉ किया है या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है। लेकिन सर ये तो 2017 का वाक़या था टॉप सीक्रेट वाला, आपके ख्याल में? मैं समटाइम इस पे हैरान होता हूँ क्योंकि मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान में चंद एक इदारे या एक इदारा जिसको मैं चुन के बता सकूँ कि यहाँ एक सिस्टम इन्होंने अपना डेवलप किया है वो फ़ौज है। बाकायदा एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रमोशन का भी, मेरिट का भी, उनकी ट्रेनिंग का भी एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन 2017 में वाक़या हो, इस्लामाबाद के अंदर वाक़या हो, DGC हो, उसके ऊपर DGI है, उसके ऊपर आर्मी चीफ है, MI पूरी आपकी काम करती है ऐसे इशूज़ के ऊपर, तो किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ और ये बड़ी अमेजिंग, बड़ी एस्टॉनिशिंग है कि हमारी ISI, जिसको हम ये कहते हैं कि जब DGISI मूव करता है तो होल वर्ल्ड मूव करता है, उस जैसे इदारे का एक शख्स जो 4 साल तक रहा और किसी को पता नहीं चला कि ये इसको मिस यूज कर रहा है। नहीं, पता तो था, केस तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, थाने कचहरी FIA तक पहुंचा। अगर पता था तो फिर उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये बात ये मेरे लिए इसका मतलब है कि जो 4 साल नहीं है तो उनको पता नहीं चला। अब पता चला, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर ऐसा है तो फिर 2 इसके एस्पेक्ट्स हैं कि पहले ये कि एक्शन क्यों नहीं लिया, दूसरा ये है कि फिर ये इनके पार्ट पे नेग्लिजेंस कैसे होगी जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। चूंकि जिस तरह आपने फरमाया कि ये एक वाहिद फोर्स है जो डिसिप्लिन फोर्स है, जिसके अंदर आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ और सब कुछ, उसके अंदर कोई ऐसी हम सोच भी नहीं सकते कि पिक एंड चूज या किसी के साथ फेवर या डिसफेवर हो, ऐसा हम सोच नहीं सकते। तो हम हमारी एक्सपेक्टेशन भी उनसे ज़्यादा। देखिए ना, उनका जो प्रमोशन का मैकेनिज्म है वो, अगर किसी के कैरियर के ऊपर एक कोई ऐसा इंसिडेंट आया हो तो उसकी प्रमोशन फर्दर स्टेप पे ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनने वाला तो नहीं बनता, जितना मर्जी जबरदस्त सोल्जर हो, लेकिन एक इंसिडेंट हो गया तो वो नहीं प्रमोशन से बाहर निकल जाता। बिल्कुल ऐसी बात है, किसी का कार्ड गुम जाए, इवन जो उनका सर्विस कार्ड होता है, तो उसकी प्रमोशन नहीं होती। तो ये इशू कैसे नजरअंदाज हो? तो यही बात मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 इसके एस्पेक्ट्स हैं, या जानबूझ के पता होने के बावजूद नहीं किया गया या इल्म नहीं,
दोनों सूरतों में जिम्मेदारी हमारे इदारे की। आज़ाद साहब से भी पूछें, आज़ाद साहब ये 9 मई कहीं सेटल करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान उससे आगे बढ़ सके। इस तरह दरमियान में अगर छोड़े रखें तो कितनी देर छोड़े रखें, कंक्लूड करना पड़ेगा इस मामले को। ऑफ कोर्स चूँकि ये एक इतना बड़ा वो अलेज किया जा रहा है सानिया, तो इसका एक मंतकी इंजाम तो होना चाहिए, लेकिन उसमें बुनियादी तौर पे ये ज़िम्मेदारी स्टेट की है और प्रोसिक्यूशन की है। आर्टिकल 117 जो कानून शहादत है वो ये कहता है कि जहाँ पे फैक्ट्स की बात हो तो उसमें ये है कि ही हू अलेज ही विल प्रूव। अगर मैं कहता हूँ कि फ़लाँ शख्स ने ये वाक़या किया है तो ये प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी FIR हो गई। उसके बाद यू हैव टू प्रूव योर केस बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट इन द कोर्ट, यू हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंस, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन योर शो, सो यू हैव टू डिस्चार्ज द ओनर्स। तो ये ज़्यादा बोझ फिर पंजाब हुकूमत पे आएगा कि अगर कोर्ट कमांडर या GHQ हाउस या मियाँ वाली बेस वाला वाक़यात हैं उसमें नदीम भाई सेक्शन 173 CRPC के जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसको आप चालान कहते हैं, उसके अंदर कैलेंडर ऑफ विटनेस भी होता है, उसमें कॉलम नंबर 1 2 3 4 दिए गए। उस कैलेंडर ऑफ विटनेस के मुताबिक आप एविडेंस पेश करें कोर्ट के अंदर, आप सजा दें अगर आपके पास एविडेंस है, और अगर आपके पास सजा वो एविडेंस नहीं है तो कोर्ट उनको जो इमरान की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि CCTV फुटेजेस जो हैं चुरा ली गई हैं वो सामने लाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। CCTV फुटेज CRPC की जब आप प्रोसीडिंग्स आगे लेके चलेंगे मुख्तलिफ शिकों की तो उसमें कितना सेंट्रल रोल है? देखिए उसका फ्रेंजिक होना जरूरी। फोरेंसिक के बाद अगर वो वैलिड फुटेज है तो वो पीस ऑफ एविडेंस है और दैट इज एडमिसिबल एविडेंस। ठीक है, लेकिन आप वैसे उठा के पेश कर दे तो उसकी एडमिसिबिलिटी और उसकी जो सेंटिटी है दैट इज डाउटफुल। जो हम लोगों ने रिकॉर्ड की है नहीं है। देखिए अनटिल अनलेस आजकल तो फैशन बना हुआ है, आप कट एंड पेस्ट लगा के किसी की फोटो किसी के साथ, किसी की वीडियो किसी के साथ लगा दे तो ये चल रहा है। लेकिन कोर्ट ने देखे हमारा जो लॉ है ना वो कहता है कि इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव देयर केस बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट। इसका बोझ फिर किसके ऊपर है? मौजूदा प्रोसिक्यूशन स्टेट पे। वो सब अगर एविडेंस है आप दें, सजाएं दें, इसको मंतकी इंजाम तक। ये लॉ मिनिस्टर ने इमरान वाले सवाल के ऊपर यही बोला था कि पंजाब से प्रोसिक्यूशन विभाग को ये फैसला करना पड़ेगा। केसेस आर लिंगरिंग ऑन, इफ यू हैव एविडेंस यू हैव टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट एंड कम टू एन एंड एंड इट मस्ट बी फिनिश्ड। कानूनी तौर पे इसके ऊपर पैनल ऑफ जजेस कर सकती है हुकूमत? देखिए ये बिल्कुल नदीम भाई, ये अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर एवर इसको डिसाइड कर दिया है। जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हरफ आखिर आइन तरमीम करें तो हुकूमत कर ले। मेरी बात सुन ले, लेकिन अगर आप ये करें कि जी आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से नहीं करेंगे और आप उनको इस हिसाब से काबिलियत के, तो कौन डिसाइड करेगा कि ये काबिल है? मैं कहता हूँ, आप कहते हैं ये काबिल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते चूंकि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन कर दी गई। एग्जेक्टिव अलग है, अदलिया अलग है, ठीक है, आपकी लेजिस्लेचर अलग है। लेजिस्लेशन वो करे, लेकिन वो जो आर्टिकल 227 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का कि जो रिपग्नेंट टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 से 28 अगर रिपग्नेंट है तो वो लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक देगी। लेकिन अगर जजेस ऑफ पैनल का आप करेंगे तो ये एक इंटरफेरेंस है इनटू द इंस्टीट्यूशन। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बात करते हैं ये उसके खिलाफ है। पहले सवाल का अटेम्प्ट तो इसीलिए करनी है कि जुडिशरी में मुदाखलत की गुंजाइश पैदा हो जाए। लेकिन एक सवाल है यहाँ मेरा, आपने अभी एक जुमला बोला है वो उसको सादा लफ्ज़ों में बयान करें। अगर हुकूमत ये आईनी तरमीम कर लेती है, उमैर नियाज़ी साहब को साथ मिला लेती है, उमर यूब का वोट ले लेती है, बंदे पूरे हो जाते हैं 224, सुप्रीम कोर्ट क्या इस आईनी तरमीम को टेकअप कर सकती है? देखें, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, उसकी आज़ादी का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप कर सकती है, उसको अपनी जुडिशल साइड पे देख सकती है। 17वीं तरमीम या 18वीं तरमीम के बाद आई थिंक ये इशू सामने आया था कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी जाती राय है कि ये जो सेटल्ड लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीजें सेटल्ड है, मैं समझता हूं कि इनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए और इनको नहीं छेड़छाड़। जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, यही बात होगी, ये एक सिचुएशन आने वाली है। अब देखिए मुझे ये बताएं कि आप फरमा रहे हैं कि जी यहाँ पे 17 से वो कर रहे हैं बढ़ा के 23 कर रहे हैं या 21 कर रहे हैं, 2 प्रपोजल्स आप बता रहे हैं।
और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जजेस की ट्रांसफर की आप बात कर रहे हैं, तो 16,500 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। बलोचिस्तान से ट्रांसफर करके तो तादाद पूरी कर देंगे। आप वहां पे तादाद क्यों नहीं बढ़ाते? उनकी आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। अगर आपका यही है कि आपने किसी हुकूमत का ख्याल यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज हैं बहुत काबिल हैं, इनको बलोचिस्तान भेजा जाए, जल्दी फैसले। ये भी एक अलग इशू है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हैं जो केसेस कर रहे हैं, वहां पे और प्रिंसिपल है, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग प्रिंसिपल है। मुझे बताएं, आपको पता तारिक जहांगीरी साहब के साथ उनकी डिग्री वाले मामले में कराची यूनिवर्सिटी में अभी क्या एपिसोड हुआ है? कराची यूनिवर्सिटी ने उनको ऑफिशियली ये कह दिया आई थिंक कि इनकी डिग्री जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं है, और एक प्रोफेसर इर्रेगुलरिटी जाली करार दिया। वो इस्लामिया कॉलेज का रिकॉर्ड ही पूरा कहते हैं दस्याब नहीं है, इसलिए अज्यूम किया गया कि वो ठीक नहीं है। एक प्रोफेसर साहब को पुलिस पकड़ के ले गई। देखिए, आप सिंडिकेट के अंदर जो एजेंडा दिया जाता है उसके साथ उसकी कॉपी भी दी जाती है। उसके बकौल वो कहता है हमें एक सफेद पेपर के ऊपर लिखा हुआ था और बाकी लोगों को कहा, और मुझे जजों को काबू करने के लिए हिकमत अमली पे हुकूमत काम कर रही है ना, एंड क्या होगा पता नहीं। अली शाह जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद केस के अंदर उनकी मैट्रिक की डिग्री, चूंकि उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था, उनकी डिग्री जाली। आपका घर है, सीडीए के अंदर रिकॉर्ड है, सीडीए कह दे नदीम मलिक साहब ये आपका अलॉटमेंट लेटर जाली है, तो आप किधर से जाएंगे? उसको कहेंगे कि जी मेरे पास असल भी है, किधर से लेके आएंगे? जिसके पास है वही डिसाइड करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है